नमस्ते बच्चों। हम 10वीं की विज्ञान का दूसरा पाठ मानव तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। शरीर में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाएं होती हैं। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं उत्तक कहलाती हैं और या दो से अधिक प्रकार के जब उत्तक मिलकर कोई कार्य को संपादित करते हैं तो इस प्रकार उत्तकों का यह युग्मज संग्रह से अंगों का निर्माण होता है। जब विभिन्न अंग मिलकर विशिष्ट क्रिया को कराते हैं तो तंत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के हमारे शरीर में कई तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र। ये हमारे कोर्स में हैं तो हम इनको अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम आज पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न उठता है कि पाचन क्या होता है। जटिल आहार पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं। हम जो भोजन करते हैं उसमें जटिल पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, खनिज लवण होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ये सब चीज़ें हम भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। ये जो आहार है वो जटिल अणुओं से मिलकर बना होता है। तो पाचन में ये जटिल आहार पदार्थ को छोटे साधारण इकाइयों में, अणुओं में तोड़ा जाता है और इस प्रकार बदला जाता है कि कोशिकाएं उनको अवशोषित कर सकें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा को कोशिकाएं ग्रहण नहीं करती हैं। तो इसके लिए हमारे शरीर में एक तंत्र होता है जो जटिल आहार पदार्थ को छोटी साधारण अणुओं में तोड़कर इस प्रकार बदल देता है कि कोशिकाएं द्वारा वो पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं और यही क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। पाचन तंत्र में एक आहार नाल होती है जो हमारे मुंह से प्रारंभ होकर ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय जिसे स्टमक कहते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय से मिलकर बनी होती है। इसी पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। तो हमने देखा कि पाचन तंत्र में 7 अंग हैं: मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। और 3 पाचन ग्रंथियां हैं: लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि। तो लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय और आहार नाल मिलके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। शुरुआत में मैंने बताया कि जटिल आहार पदार्थ को छोटे इकाइयों में तोड़ा जाता है। तो जो हमारे पाचक अंग हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो पाचक रस स्रावित करती हैं जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल देते हैं। ऐसे पाचक रसों को हम एंजाइम्स कहते हैं। ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं
और रासायनिक क्रिया की गति को तेज कर देते हैं और इस जैव रासायनिक क्रिया में ये अपरिवर्तित रहते हैं, इनकी मात्रा बदलती नहीं है और शरीर इनका बार बार उपयोग करता है। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य। आहार नाल आहार को सरलीकृत करती है। सरलीकृत यानी उसको साधारण छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करती है, जिसे हम पचाना कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो हम भोज्य पदार्थ करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा आदि होते हैं। उनको ये तोड़कर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसई अम्लों में बदल देती है, तो उनको सरलीकृत कर देती है। पचित आहार का अवशोषण करना। छोटी आंत और आमाशय के भाग में जो आहार है उसका अवशोषण भी होता है। मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत में होता है। तीसरा कार्य आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। ये भी आहार नाल का कार्य होता है। इसमें संकुंचन, सिकुड़ना और विस्तार यानी फैलना, आहार नाल में ये कार्य होता है, जिससे ये भोजन मुख से होता हुआ ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत के साथ मल द्वार तक पहुंच जाता है। तो ये आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य थे। पाचन तंत्र के अंदर जो आहार नाल का प्रारंभिक भाग है वो मुख होता है। तो आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होता है। इसमें 2 होंठ होते हैं जो भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं ताकि भोजन बाहर नहीं निकले, और ये मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा कटोरे नुमा एक अंग होता है जिसमें ऊपर कठोर तालु होता है। आप देखेंगे ऊपर की तरफ कठोर तालु और नीचे कोमल तालु पाया जाता है। मुख में चारों तरफ गति करने वाली यानी चारों तरफ घूमने वाली पेशी निर्मित जीवा पाई जाती है, जो मुख गुहा के पृष्ठ के आधार तल से फेनुलम लिंगुअल से जुड़ी रहती है। और जीवा का जो कार्य है वो मुख की सफाई करना यानी दांतों की सफाई करना और भोजन को दांतों तक पहुंचाना। जीवा के ऊपरी भाग पर दाने जैसी संरचना पाई जाती है जिसे स्वाद कलिकाएं कहते हैं। इससे हमें स्वाद का आभास होता है। अगला भाग जो मुख गुहा में है वो होते हैं दांत। मुख के ऊपर और नीचे का भाग, ये हमारे मुंह के ऊपर का भाग और नीचे का भाग। मुख के ऊपर और नीचे का भाग में एक एक जबड़े होते हैं जिनमें 16 ऊपर की तरफ और 16 नीचे की तरफ दांत होते हैं जो मसूड़ों में स्थित होते हैं।
मसूड़ों और दांत की इस स्थिति को गर्त दंती कहते हैं। मानव में द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुरुआत में बच्चे के अस्थायी दांत, जिसे हम दूध के दांत बोलते हैं, वो आते हैं। वो 12 से 15 साल की उम्र में गिर जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृतनक, 4 ऊपर और 4 नीचे, आगे की तरफ जो दांत दिखाई दे रहे हैं, 4-4, कुल 8 दांत। ये दांत काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। 6 माह के बच्चे में ये निकल जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो दांत हैं वो रदनक होते हैं। ये मांसाहारी जो जीव जंतु होते हैं उनमें अधिक विकसित होते हैं। मानव में ये प्राय एक ही साइज के होते हैं। इनका आकार बड़ा नहीं होता है, लेकिन मांसाहारी जंतुओं में ये बाहर की तरफ इस तरह से निकले हुए होते हैं। तो ये दोनों तरफ दो, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 2 यहाँ हो गए और 2 ऊपर के जबड़े में, यानी 2 + 2 4 दांत होते हैं। इनका कार्य चीरने और फाड़ने का कार्य होता है। यह 15 से 20 माह की उम्र में निकल जाते हैं। तीसरे प्रकार के दांत अग्र चवणक, यानी इन रदनक के जो पीछे 2 दांत इस तरफ और 2 दांत इस तरफ, इसी प्रकार 2-2 ऊपर, कुल दांत 8, भोजन को चबाकर महीन बनाने का कार्य करते हैं। ये 10 से 12 वर्ष की उम्र में निकलते हैं और इसके पीछे चवर्णक 3-3 दोनों तरफ, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, इसी प्रकार ऊपर 3-3, कुल 12 हो गए। 6 + 6 12। यह भोजन को अत्यधिक महीन बनाने का कार्य करते हैं और ये 12 से 15 माह की उम्र में निकल जाते हैं। मुख में ही एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करने का कार्य करती है। यह एक सीरम तरल होता है, चिपचिपे श्लेष्मा का तरल का मिश्रण है। लार ग्रंथि हमारे मुंह में 3 प्रकार की होती हैं। एक तो कर्णपूर्व, यानी आगे की तरफ, कर्ण से आगे, कान से आगे, कर्णपूर्व ग्रंथि जो गालों में पाई जाती है और ये सीरम तरल का स्राव करती है। इसके बाद अधोजम, यानी जहाँ पर हमारे ये दोनों जबड़ों, जो निचला जबड़ा जहाँ पर जुड़ता है, उसके नीचे वाले भाग पर, इस कोण पर ये अधोजम लार ग्रंथि मिलती है। ये तरल और श्लेष्मा दोनों का श्रवण करती है। और तीसरी ग्रंथि जीभ के नीचे अधोजीवा लार ग्रंथि होती है जो श्लेष्मा उत्पन्न करती है।
लार का कार्य बच्चों भोजन को नम बनाना, यानी उसको थोड़ा-सा नमी देती है और लुब्रिकेट बनाती है। लुब्रिकेट का मतलब चिकना बनाती है। जब लार भोजन में मिल जाती है और दांत उसको महीन बना देते हैं, तो भोजन बोलस के रूप में हो जाता है, छोटी-छोटी गोलियों के रूप में हो जाता है, जिसे आसानी से निगला जा सकता है। हमारे भोजन का पहला पाचन मुख के अंदर ही हो जाता है। लार के अंदर टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज भी इसको बोलते हैं, इसको लार एमाइलेज बोलते हैं। दो नाम है इसके, टाइलिन या लार एमाइलेज। ये स्टार्च जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसको द्विसकरा माल्टोज में बदल देती है। जो लार है उसमें जो टाइलिन एंजाइम है, वो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। आपने देखा होगा जब हम भोजन को चबाते हैं तो कुछ समय बाद हमें वो मीठा लगने लग जाता है, तो वो माल्टोज में बदलना है। लार में एक और एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन द्वारा कोई जीवाणु हमारे मुख में प्रवेश किया हो, उसके संक्रमण से हमें बचाता है। लार मुंह की सफाई का भी कार्य करती है। लार भोजन को चिकना बनाने का भी कार्य करती है। तो ये लार ग्रंथि हुई। और बच्चों, मैंने जैसा बताया, आपको याद रखना पड़ेगा कि भोजन का पहला पाचन मुख में ही हो जाता है। टाइलिन एंजाइम, जिसे लार एमाइलेज भी बोलते हैं, वो स्टार्च को द्विसकरा माल्टोज में बदल देता है। मुख गुआ के बाद जो दूसरा पाचन अंग है, वो है ग्रसनी। ग्रसनी मुख गुआ का के पिछले भाग में एक छोटी कुप्पी नुमा संरचना होती है, ये ग्रसनी कहलाती है। ग्रसनी से होकर भोजन ग्रासनाल में, और जो नाक से आई हुई वायु है, वो श्वास नाल में जाती है। तो ग्रसनी ये सुनिश्चित करती है कि जो भोजन है वो श्वास नाल में नहीं जाए। इस चीज को हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक घाटी ढक्कन होता है, एपिग्लॉटिस जिसे बोलते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि भोजन ग्रास नाल में और वायु श्वास नाल में जाएगी। ग्रसनी के भी तीन भाग होते हैं, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। पाचन तंत्र
पाचन तंत्र का तीसरा भाग है ग्रास नली। यह एक सक्रिय पेशीय नली होती है। पेशीय नली से मतलब इसमें यह सिकुड़ और फैल सकती है। ग्रसनी के निचले भाग से ये शुरू होती है और वक्ष स्थल यानी छाती, ग्रीवा यानी गले और वक्ष स्थल यानी छाती से होती हुई मध्यपट, यहाँ पर मध्यपट है, उससे निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका कार्य भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना होता है। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला यानी एक ढक्कन, जिसे घाटी ढक्कन बोलते हैं, अंग्रेजी में एपिग्लॉटिस कहलाता है। ये होता है, एक ढक्कन होता है जिसको हम घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस कहते हैं। घाटी ढक्कन बंद होने पर जो भोजन है वो जो हमारी आगे की तरफ तो श्वास नली होती है और पीछे की तरफ होती है ग्रास नली। तो जब घाटी ढक्कन बंद हो जाता है तो भोजन पीछे वाली जो ग्रास नली है उसमें चला जाता है, श्वास नली बंद हो जाती है। तो यही एपिग्लॉटिस ये सुनिश्चित करता है कि भोजन ग्रास नली में जाएगा और जब ये ढक्कन खुला होता है तो वायु श्वास नली में जाती है। ग्रास नली में भोजन की एक विशेष गति होती है, क्रमाकुंचन। चित्र में आप देख रहे हैं, क्रमाकुंचन गति से आमाशय में पहुंचता है। क्रमाकुंचन गति में क्या होता है कि जहां पर बोलस होता है वहां पर यह भाग फैल जाता है और पीछे का भाग, बोलस के ठीक पीछे का भाग सिकुड़ता है, जिसके सिकुड़ने से भोजन आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ आमाशय में पहुंचता है। पाचन तंत्र का जो अगला भाग है आमाशय, यह एक पेशीय जे आकार की संरचना होती है। अगर इसकी आकृति की बात करें तो इसका आकार अंग्रेजी के कैपिटल जे की तरह होता है, जो ग्रास नली और छोटी आंत की ग्रहणी के बीच में और उदर गुहा के बाएं हिस्से में होता है और मध्य पट के पीछे की, ये मध्य पट है हमारा, उस मध्य पट के पीछे होता है। यह एक लचीला अंग होता है, इसमें संकुंचन और विस्तार होता है, जिससे बोलस जो है बिल्कुल एक तरल के रूप में बदल जाता है, जिसे काइम बोलते हैं। इसके 3 भाग बताए गए हैं। पहला भाग जो हमारे हृदय के पास होता है उसे कार्डियक या जठरागमन भाग कहा गया है। यह बायां भाग जो ग्रास नली से जुड़ा होता है, यानी जहां से ग्रास नली आमाशय में प्रवेश करती है वो वाला भाग होता है। दूसरा भाग पाइलोरी, जठर निर्गमी भाग, यह दायां और छोटा, ऊपर का भाग बड़ा था और ये भाग छोटा है, और ये भाग आमाशय को छोटी आंत से जोड़ता है।
तीसरा जो भाग है, जो मैंने दो भाग बताए हैं, कार्डियक और पाइलोरी, इन दोनों के मध्य में जो भाग है उसे हम फंडिस भाग कहते हैं। आमाशय में दो अवरोधनी या सवर्णी पेशियां पाई जाती हैं। इनका कार्य भोजन को रोकना है, अवरोध उत्पन्न करना है। तो एक अवरोधनी ग्रास नलिका अवरोधनी कहलाती है, जो कार्डिक भाग के पास में है, जहां से ग्रास नली आमाशय से जुड़ी होती है, यानी जहां ग्रास नली और आमाशय अलग अलग होते हैं, तथा आमाशय का जो अम्लीय भोजन है वो ऊपर की तरफ यानी ग्रास नली और ग्रसनी में न चला जाए, इस पर नियंत्रण रखती है। अर्थात आमाशय के अम्लीय भोजन को ग्रास नली और ग्रसनी में जाने से रोकती है। दूसरी अवरोधनी जठर निर्गमी अवरोधनी होती है, जो आमाशय के अंतिम भाग में स्थित होती है। यह आमाशय और छोटी आंत को अलग करती है और आमाशय से छोटी आंत में जो काइम के रूप में भोजन होता है उसको बाहर निकलने यानी छोटी आंत में जाने पर नियंत्रण रखती है। इसमें धीरे धीरे वो काइम को छोड़ती है, जबकि ऊपर वाली जो ग्रास नलिका अवरोधनी है वो जाने से रोकती है। आमाशय में 3 प्रकार का स्राव होता है, म्यूकस श्लेष्मा का, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन तथा एसियल अम्ल बनते हैं। गर्तिका कोशिका और सतही श्लेष्मा कोशिका से म्यूकस श्लेष्मा को स्रावित करती है, जो आमाशय की आंतरिक दीवारों की जो उसमें उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है से रक्षा करती है। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं एसियल अम्ल का स्रावण करती हैं, जो कि भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है। ये जो एसियल अम्ल निकला है उसका जो पीएच होता है 1.2 स्केल होता है। प्रोएंजाइम, जैसा मैंने बताया था, पेप्सिनोजन एसियल माध्यम में यानी एसियल अम्ल से सक्रिय होकर पेप्सिन में बदल जाता है और यही पेप्सिन आगे प्रोटीन के पाचन में सहायक होगा। आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक ठहरता है तथा आमाशय में पेशीय संकुचन यानी सिकुड़ना और फैलना के साथ जठर रस मिलने से जो भोजन है एक तरह से तरल के रूप में हो जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आमाशय में काइम का निर्माण होता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, तो जो पेप्सिन एंजाइम बना है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। रेनिन एंजाइम बच्चों में होता है। ये दुग्ध प्रोटीन कैसीन को पैरा कैसीन में बदल देता है। वयस्कों में रेनिन नहीं पाया जाता है।